गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरा 5वां लेक्चर है, लेकिन दुख इस बात का है कि आप न कोई लाइक कर रहा है न कोई कमेंट कर रहा है लेक्चर पे। जब तक आप लेक्चर पे या तो लाइक के बटन दबाएं या तो कोई कमेंट लिखें, इससे मालूम होगा कि अध्यापक की जो मेहनत कर रहा है उसको आप लोग पढ़ लिख रहे हैं। जब तक कमेंट नहीं आता है तब तक लगती है कि बात कुछ अधूरी सी रहती है। तो अगर इस लेक्चर के बाद अगर आप लोग कमेंट लाइक नहीं करेंगे तो अब लेक्चर देना मुश्किल होगा भाई। लाइक करें और उस पर कमेंट करें, जो नहीं समझ में आए उसको पूछ सकते हैं आप, और आप इसको किताब से भी पढ़ने का प्रयास करें। कमांडिकाविक अपने प्रकरण पे आइए। मैं उत्प्रेरण के विषय में बता रहा था, तो अब उत्प्रेरण का सिद्धांत आज का प्रकरण है। उत्प्रेरण का सिद्धांत। उत्प्रेरण के मुख्यतः 3 सिद्धांत। पहला है मध्यस्थ यौगिका सिद्धांत, यौगिका सिद्धांत। दूसरा होता है हमारा अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत। और तीसरा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो पहले हम चर्चा करें मध्यस्थ यौगिक सिद्धांत। आप जानते हैं कि जब कोई अभिकारक उत्प्रेरक से क्रिया करता है तो इसके बाद उत्पाद बनता है, और उत्प्रेरक अपनी भार बनावट के साथ साथ अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए, कोई अभिकारक ए ही है, वह उत्प्रेरक एक्स से क्रिया करता है, तो एक मध्यस्थ यौगिक बनाएगा AX। यह दूसरा अभिकारक है। बी क्या है हमारा? दूसरा अभिकारक। एक मध्यस्थ यौगिक बना दिया क्या? AX। अब यह AX C से क्रिया करा तो क्या बना दिया? जो उत्पाद है AC, जो हमको जो उत्पाद चाहिए, दूसरा उत्पाद AC बन गया। दूसरा उत्पाद AC बन गया, और यह जो उत्प्रेरक है अपनी भार और बनावट के साथ ज्यों का त्यों बाहर निकल गया। यह जो एक उत्पाद हो गया, यह एक उत्पाद हो गया B। अब यही मध्यस्थ यौगिक का सिद्धांत है। AB कोई अभिकारक पदार्थ है, वह X उत्प्रेरक, X क्या है? उत्प्रेरक क्रिया किया, तो AX मध्यस्थ यौगिक बनाया और एक उत्पाद बना दिया। अब यह जो मध्यस्थ यौगिक AX क्रिया C से करेगा तो क्या बनाएगा? AC, जो दूसरा उत्पाद है, और जो परिभाषा करता है X, जो उत्प्रेरक भार बनावट के साथ साथ ज्यों का त्यों बाहर निकल गया। इस अभिक्रिया को एक लाइन में कैसे पढ़ सकते हैं? पूर्ण अभिक्रिया हमारी क्या होगी? AB धन C बराबर AC प्लस B। अलग हो गया, और यहाँ पे X हमारा जो है उत्प्रेरक है। X क्या है? उत्प्रेरक। अब एक जो हम प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस जो बनाते हैं, उस ऑक्सीजन गैस को बनाते समय जो हम MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, उसकी क्रिया विधि को आप देखेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम क्लोरेट मैग्नीज ऑक्साइड बनाया KMnO2 प्लस Cl, ऑक्सीजन अलग हो गई। दूसरे स्टेप में क्या होता है? जो पोटेशियम पर मैग्नीज है KMnO2, यह बदल गया MnO2 और ऑक्सीजन में। अब यह क्लोरीन से क्रिया किया तो क्या बना दिया? पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीज ऑक्साइड और क्लोरीन अलग हो गया। अब पूरी अभिक्रिया एक लाइन में कैसे समझाएंगे? 2KClO3 MnO2 उत्प्रेरक, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन मिली और Mn जस का तस बाहर निकल गया। कहने का मतलब कि कोई भी अभिक्रिया डायरेक्ट नहीं होती, एक मध्यस्थ यौगिक बनता है, फिर वह मध्यस्थ यौगिक एक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके
क्रिया करेगा तो उत्प्रेरक अलग हो जाएगा और दूसरा उत्पाद बन जाएगा। दूसरी पॉइंट जो हमारी आती है अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत क्या है कि अधिशोषण का मतलब होता है किसी वस्तु को शोषित कर लेना, लेकिन यह सिद्धांत बहुत अच्छा नहीं है। बाद में आया आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत यही इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है इन दो सिद्धांतों का मिला जुला जो यह सिद्धांत है, दोनों सिद्धांतों का मिला जुला सिद्धांत है। इसकी कई पॉइंटें हैं। पहली पॉइंट कहता क्या है कि यदि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें सक्रिय केंद्र फॉर्म हो जाते हैं, एक्टिव सेंटर फॉर्म हो जाते हैं। और जब एक्टिव सेंटर फॉर्म हो जाएंगे तो उसमें हमको मुक्त संयोजकताएं मिलेंगी। पहला क्या है? सक्रिय केंद्र फॉर्म, सक्रिय केंद्र। अब सक्रिय केंद्र हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी? मुक्त संयोजकता। मुक्त संयोजकता बन गई और मुक्त संयोजकता के कारण उसमें तनाव आएगा। जो पदार्थ है उसमें क्या आ जाएगा? जब तनाव आएगा, जब तनाव आएगा तो उसकी क्रिया करने की दर बढ़ जाएगी। चार बातें ध्यान देना आज अधिशोषण सिद्धांत में कि जब कोई पदार्थ में उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक करता क्या है कि वहां पे सक्रिय केंद्र, एक्टिव मास, एक्टिव सेंटर फॉर्म करता है। और जब एक्टिव सेंटर फॉर्म हो जाएगा, सक्रिय केंद्र फॉर्म हो जाएगा तो पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं हो जाएंगी जो अब क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होती है। और जब अब क्रिया करने के लिए कोई चीज स्वतंत्र होगी तो उसमें तनाव होगा, खिंचाव होता है। और जब तनाव हो जाएगा तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर बढ़ जाएगी। यही हमारा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। अब जब यह तनाव होता है तो होता क्या है? इसकी आकृति खरबूजे के पृष्ठ की तरह इस तरह से हो जाती है। जैसे आप खरबूजे को हाथ में ले लें तो उसका बाहरी पृष्ठ क्या हो जाता है? एक सरफेस इस तरह का कर्व बनाता है जिसमें लगता है कि यह सरफेस उठा हुआ है। इसी कारण से इसमें क्या होती है? क्रिया करने की दर बढ़ जाती है और यही हमारा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत है। ऐसी आकृति सरफेस से बनती है कि एकदम उभरा हुआ पृष्ठ रहता है और उस पर तनाव होता है। तनाव के कारण क्या होती है? उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यही उत्प्रेरक का कार्य है। अब एक सबसे बहुत प्रमुख जो है टॉपिक हमारी है वो हमारी है एंजाइम उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण या जीव रासायनिक क्रिया। एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। पहले आप समझे एंजाइम है क्या? वनस्पतियों तथा जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसका मतलब मान लो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं। हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन का काम करते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम हमारे जीवन चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दूसरी भाषा में कहेंगे कि एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जिसको हम शार्ट भाषा में ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जिसको हम एंजाइम कहते हैं, दूसरी भाषा में ग्लोब्यूलर प्रोटीन। यानी जितने तरह के प्रोटीन हैं वो एंजाइम का है। अब एंजाइम हमारे शरीर में करता क्या है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि अगर हमारे शरीर में पेप्सिन एंजाइम नहीं होती तो हमारे खाए हुए भोजन को पचाने के लिए लगभग हमको 50 वर्ष लग जाते। अब समझिए एंजाइम का क्या उदाहरण है। एक पेप्सिन एंजाइम हमारे पाचन तंत्र को हमेशा दुरुस्त करता रहता है और
अगर यह पेप्सिन एंजाइम न रहती तो हमारा भोजन पचने में 50 वर्ष लगता। इसी तरह से फाइलार में जो हमारी फाइलेलियम जो एंजाइम है, इसका काम क्या होता है? फाइलेलियम एंजाइम का जो लार्वा ग्रंथ में होती है, इसका काम होता है कि जो हमारा स्टार्च है उसमें जब ही फाइलेलियम मिलाई जाती है लाल ग्रंथ में, यह इसको ग्लूकोज में बदल देती है, ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज में जब यह बदल जाता है तो वह जो स्टार्च जो खाद्य पदार्थ है मीठा होने से मीठा होने लगता है। जैसे हम अपने बचपन में करते हैं, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप घर में जाइए, रोटी को रख दीजिए और शाम को रोटी खाइए, दूसरे दिन खाएंगे तो इसका और अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूसरे दिन सूखी रोटी को पहले आप चबाएंगे तो वह सूखी रोटी आपको मीठी नहीं लगेगी, लेकिन 10-5 मिनट चबाते 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 जब यह फाइलेलियम जो एंजाइम है आपकी लार ग्रंथि में घुलता है, तो घुलने के कारण अब यह स्टार्च इसमें बदल गया ग्लूकोज में, और वह जो है सूखी रोटी हमको अच्छी लगने लगती है और सूखी रोटी हमको मीठी लगने लगती है। यही इसका फंडा है। अगर यह फाइलेलियम एंजाइम नहीं रहता तो हमें रोटी का स्वाद हमें मीठा नहीं लगता। अब क्या आता है, यही है एंजाइम उत्प्रेरण। इंटरमीडिएट की क्लास के लिए एंजाइम उत्प्रेरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है उत्प्रेरण के कुछ हमारे गुण हैं, उसको कैसे जानेंगे? उत्प्रेरण की उपयोग, उत्प्रेरक की उपयोग। मैं जैसे पहले ही बात बता दिया था कि सारे उत्प्रेरक जो है, सभी उत्प्रेरकों का उपयोग हर एक अभिक्रिया में नहीं कर सकते। जैसे आयरन अगर उत्प्रेरक है, आयरन उत्प्रेरक है तो इसका केवल हम अमोनिया गैस बनाने में ही कर सकते हैं। ये नहीं कि आयरन का उपयोग हर एक अभिक्रिया में करें। इसी तरह से निखिल उत्प्रेरक है तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में करते हैं, वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? निखिल उत्प्रेरक। अब जाओगे निखिल उत्प्रेरक अमोनिया बनाने में काम करे ना, इसलिए हर एक उत्प्रेरक का उपयोग अलग अलग होता है। जैसे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जितनी भी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं होती हैं उसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो होता है उत्प्रेरक के उपयोग, इस तरह से उत्प्रेरक की ये जो बहुत अच्छी सी टॉपिक हुई अब खत्म हुई। अगली बार अगर आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो अगला लेक्चर मिलेगा, नहीं तो फिर लेक्चर देने से क्या फायदा आपको। धन्यवाद।